Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the third law of motion, and I will give you an assignment. And some of the students asked questions in this assignment. One student asked question number 2. वो है उज्ज्वल श्रीवास्तव asked question number 2. दिया हुआ है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 5 kg मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत ही आसान है। ये ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 5 kg। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने असाइनमेंट दिया था उसका लास्ट। ये है मास 5 kg और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब f की वैल्यू जो होगी वो m इंटू ए होती है। m का वैल्यू 5 और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा है ये अंकिता जायसवाल ने, सेकेंड, फोर्थ और 8 आनंद वर्मा और ये आनंद शुक्ला, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये लोग पूछे हुए हैं। तो इनमें है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ यू कैन आइडेंटिफाई अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, इससे क्या आप बाहर निकालोगे। ठीक है। तो देखिए अगर आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, यानी कि अगर u की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो 0 ही है। तो आप इससे क्या कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो अगर हमें फोर्स के नेचर के बारे में पूछा जाए तो 2 तरह का फोर्स होता है। एक फोर्स जो होता है जो अटेम्प्ट करता है और दूसरा जो फोर्स होता है वो क्या करता है, काज प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि उसका हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें फोर्स की। तो अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करें तो F की वैल्यू मिलेगी क्या, 0। ठीक है। तो ये जो है ऐसा फोर्स है जिसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि पहली बात या तो इस पर फोर्स 0 है या इसको हम बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कैसे, मान लीजिए यहाँ पर अर्थ सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटी है और जो ये अप्लाइड फोर्स है, सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, 0 है। तो एक तो हम बोल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 है, या हम बोल सकते हैं ये एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, और नेट फोर्स जब 0 होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, ये है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। अंकिता जायसवाल और आनंद वर्मा 2 लोगों ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, सो दैट इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये क्या बात है भाई, हमने आपको ये ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है। फिर भी एक बार करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, यानी इम्पल्स आई जो है वो इक्वल है किसके, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। यही है हमारा, दिखाना है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी के बराबर है। तो इम्पल्स का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। इम्पल्स का जो डेफिनेशन होता है वो हमारा होता है फोर्स एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये जो प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। अब जो है इसको अगर हम सॉल्व करें
तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ये है मास। एक्सेलरेशन का फार्मूला आप जानते हो, v माइनस यू अपान टी इंटू टी। ये वाला ऊपर टी लिखा है मैंने, ए की जगह ये ब्रैकेट में जो है वो पूरा आ जाता है v माइनस यू अपान टी। टी से टी कैंसल आउट हो जाता है, ये हो जाएगा मास का v में मल्टीप्लाई करोगे तो एम वी माइनस एम यू। एम वी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इसको कह सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा ये। अरे फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर रहे हो तो चेंज ही नहीं मिलेगा हमें। तो यही हमारा प्रूफ करने के लिए पूछा हुआ था। ये इतना काम कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सॉल्यूशन है। न्यूटन सेकेंड लॉ एग्जाम्पल के साथ शो करना था, ये आपको करा ही गया है। ठीक है, थर्ड लॉ से भी मैंने कहा था कि एग्जाम्पल्स आप करोगे। नेक्स्ट जो है इस पर हम आपको जो है क्वेश्चंस दे देंगे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इस टॉपिक से जो है एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? इसका मतलब होता है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब मोमेंटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम मोमेंटम को क्या करते हैं? ट्रांसफर। या दूसरे वर्ड में इसी स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं टोटल या नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि इनिशियली जो मोमेंटम होगा सिस्टम में, फाइनली भी वही मोमेंटम बॉडी में होगा, तभी ना उसको हम कहेंगे कि नेट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी बॉडी का वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसको जो है स्टेटमेंट हम यहाँ पर जो है इसका लिख देते हैं मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। If no any external force is applied, the net momentum या the net या ऐसे लिख लेते हैं the initial momentum of a body is equal to the final momentum। फाइनल मोमेंटम और करके लिख लेते हैं नेट मोमेंटम of a body is always constant। ऑलवेज कांस्टेंट। ये है हमारा स्टेटमेंट मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब हमें इसे प्रूफ करना है तो इसका हम प्रूफ लिखते हैं। सपोज कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, ए है जो इनिशियली u वेलोसिटी से
u1 मान लेते हैं, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। इसका मास है m1 और एक बॉडी है b जिसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2। u1 मतलब इस वाले बॉडी की स्पीड जो है इस वाले से क्या है, तेज है। तो ऑब्वियस है अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और ये तेज चल रहा है तो कुछ देर बाद इससे क्या करेगा, टकरा जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा कोलिजन। ए और बी के बीच क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। अब जब कोलिजन होगा तो पहला पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसको हम नाम दे रहे हैं एफ बी ए। मतलब ध्यान रखिएगा एफ बी ए का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ये एरो दिखाया गया इधर, ठीक है। मतलब इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जो पहले लिखा होगा उस पर फोर्स लगता है और दूसरे की वजह से लगता है। अब बताइए जब पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन का रूल, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि बी भी उतना ही और अपोजिट फोर्स, मतलब ए जितना बी पर लगाएगा सेम अमाउंट में फोर्स जो है बी भी ए पर लगाएगा। मैंने इधर की तरफ एरो बनाया और इसका नाम देंगे हम एफ ए बी। इसको पढ़ेंगे हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लगेंगे। इक्वल और अपोजिट है ये दोनों, मतलब एफ बी ए का डायरेक्शन अगर इधर है तो एफ ए बी का इस साइड में होगा। अब कोलिजन क्या होगा, ये है बिफोर कोलिजन, यह है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और यहां पर आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन जो होगा वो ए पार्टिकल जो है इधर आ गया, बी अलग हो गया, ए का फाइनल वेलोसिटी हमने मान लिया v1 हो गया, मास इसका m1 ही रहेगा क्योंकि वो बदलेगा नहीं, और बी पार्टिकल का मास है m2 और फाइनल वेलोसिटी इसका हो चुका है v2। वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे जब टकराएंगे, तो इनकी जो वेलोसिटीज अपनी थी पहले इनिशियली वो है चेंज हो जाएंगी। ये है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बिफोर कोलिजन या इनके मोमेंटम क्या थे, जिसको मैं इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, आप देखो पहले वाले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा आपका m1 u1, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, मोमेंटम इक्वल्स टू mv, तो मास है इसका m1 और इसका वेलोसिटी है u1, और इस वाले का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m2 u2। ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है। मैं यहाँ टोटल वर्ड लिख दे रहा हूँ। टोटल मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों बॉडी थे ए और बी, उन दोनों का टोटल मोमेंटम इनिशियल ये हो गया। अब टोटल फाइनल मोमेंटम निकाला जाए, टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। देखिए फाइनली m1 की वेलोसिटी हो चुकी है v1, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और दूसरे का हो जाएगा m2 v2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v2। अब जो है टोटल इनिशियल मोमेंटम आ चुका है और टोटल फाइनल मोमेंटम आ चुका है। अब हम चलते हैं टाइम ऑफ कोलिजन पे। तो टाइम ऑफ कोलिजन पर आप देखोगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ ए बी जो होगा वो माइनस एफ बी ए के बराबर है, ठीक है। एफ ए बी जो है, एफ ए बी जो है वो माइनस एफ बी ए के बराबर है। मतलब ये है कि दोनों फोर्स इक्वल तो हैं, पर माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों के जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे की तरफ है। मतलब ये एफ बी ए इधर है तो ये इसके उल्टे में है। माइनस साइन सिर्फ वेक्टर्स में क्या बताता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जरा सोचिए एफ बी ए जितने टाइम तक ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा, बी भी तो उतने टाइम ए पर फोर्स लगा रहा होगा।
ऐसा तो है नहीं कि ये वाला फोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरा वाला कम लगेगा, तो दोनों सेम टाइम के लिए लगेंगे। तो हम दोनों में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है t टाइम के लिए। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इफ बोथ फोर्सेस, या इफ मत लिखिए, सीधे लिखिए बोथ फोर्सेस एक्टिंग सेम ड्यूरेशन। सेम ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स जो है सेम टाइम तक एक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई टी टाइम तक एक्ट कर रहे हैं दोनों, तो हम दोनों साइड में टी टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों टी टाइम से जैसे हम डिवाइड करेंगे, चूंकि दोनों सेम टाइम के लिए एक्ट कर रहे हैं, तो इधर टी, ये टी से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। हमारा बचेगा ये एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स को हम मोमेंटम कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स को मोमेंटम कहते हैं हम। तो हम चाहें तो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स को हम मोमेंटम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो टी को यहाँ कट ना किया जाए, क्योंकि कट कर देंगे तो फिर इसको डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा। मैंने सिर्फ इसलिए कट करके दिखाया कि फिर ये हट जाएगा तो वही पुरानी चीज़ आ जाएगी। अब जो है एफ ए बी की वैल्यू रखते हैं हम। एफ ए बी मतलब कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये कैसे हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि एफ ए बी का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको याद होगा, तो ये हो जाएगा हमारा m v माइनस u। ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम, और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। दूसरे साइड में हमारा हो जाएगा एफ बी ए है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये होगा हमारा, सॉरी, ये दो बॉडीज के लिए हम काम कर रहे हैं ना, तो दो के लिए हम m1 v1 m2 v2 यूज करेंगे। यहां पर ये फर्स्ट के लिए है ना, ए वाला का मास हमारा m1 है, तो यहां पर हो जाएगा ये m1, इसका फाइनल वेलोसिटी, पहले वाले का फाइनल वेलोसिटी v1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो ये हो जाएगा v1 u1। ठीक है, t यहाँ पर रहेगा आपका सेम रहेगा दोनों जगह t, चाहे आप यहाँ पे रहने दीजिए, अभी यहाँ से डायरेक्ट अभी टाइम कर लेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो टाइम आ जाएगा अपने आप। यहाँ है माइनस, ये रहा आपका माइनस एफ बी ए की जगह, ये देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए है, यानी कि बी के ऊपर लगने वाला फोर्स है ए, तो बी का जो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो बी में इनिशियल मोमेंटम है m2 u2 और फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2, तो हो जाएगा ये माइनस, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं m2 और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टी दोनों साइड में हो जाएंगे कैंसल। ये हो गया आपका m1 v1 माइनस m1 u1। ये देखिए, ये हमारा क्या है, फाइनल मोमेंटम है पहले वाले का, और m1 u1 जो है हमारा इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट मतलब ए का, इधर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस m2 v2 प्लस, माइनस इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा m2 u1। ठीक है,
सॉरी u2 होगा ये। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो m1 v1 को यहीं रहने देते हैं, इधर से m2 v2 को उठा ले आते हैं, तो m1 v1 और ये माइनस m2 v2 आ जाएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा m2 v2, और इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा m1 u1, ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पहले से m2 u2 पड़ा हुआ है। तो अब ध्यान से इसको देखिए, ये हमारा यहाँ से अगर मिलाइए तो ये है टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। और यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ है ना m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम के इक्वल हो गया। भले ही कोलिजन हुआ, इनिशियली कुछ मोमेंटम था, फिर टक्कर हुआ, फिर फाइनल हुआ, दोनों ही केसेस में, इनिशियल में और फाइनल में कोलिजन तो हुआ, पर क्या हुआ कि मोमेंट का बस ट्रांसफर हुआ। टोटल जो मोमेंटम थे इनिशियल और फाइनल वो क्या है, सेम है। यही जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, ठीक है ना। तो इसको जो है नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। पेपर में ये निश्चित तौर पे पूछा जाता है आपसे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इस पर न्यूमेरिकल जो है हम अगले क्लासेस में करेंगे, ठीक है। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।